बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस एंड TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की तरफ प्रोसीड करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन है, ग्लाइकोलिसिस इज़ द cytosolic pathway in the mammalian cells for metabolism of glucose or glycogen into pyruvate under aerobic conditions and lactate under anaerobic conditions। तो ये साइटोसोलिक पाथवे है, साइटोसोल में होता है क्योंकि जो इंजाइम्स ये प्रोसेस कैरी करते हैं वो तमाम साइटोसोल में मौजूद होते हैं और ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन उनको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके उनको पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है अगर तो एरोबिक कंडीशंस हैं, और लैक्टेट में अगर तो एनारोबिक कंडीशंस हैं, हमारे पास ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस आगे फर्दर मूव करते हैं। इसकी ट्रांसपोर्ट सेल्स में कैसे होती है, हाउ द ग्लूकोज इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स फॉर द ग्लाइकोलिसिस। ब्रेकडाउन तो ग्लूकोज की तब होगी ना जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा सेल में, तो ग्लूकोज प्रेजेंट कैसे होगा वो हम देखते हैं अब कैसे होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है दो प्रोसेसेस के ज़रिए, एक तो सोडियम एंड ATP इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज़ सोडियम एंड ATP डिपेंडेंट। सोडियम और ATP इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के अंदर, और ये सोडियम और ATP डिपेंडेंट ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जो सोडियम और ATP इंडिपेंडेंट प्रोसेस है वो यूज़ करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो ये 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को कैरी करते हैं वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनटू द सेल मेम्ब्रेन। Out of the 14 glucose transporters, the 7 are most common. Glucose transporter 1, 2, 3, 4, 5 and 7। तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है ना वो होता है RBCs में और ब्लड ब्रेन बैरियर में। सेकेंड वन इज़ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। जैसे कि 2 ही शो कर रहा है तो ये 2 वे काम करता है अपना थ्रू एंड थ्रू। ये लिवर में होता है, पेनक्रियाज में होता है और किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड से लिवर में, और अगर लिवर में ज़्यादा है ब्लड में कम है तो लिवर से ब्लड में, ताकि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इक्वलाइज होती रहे। और जो थर्ड वन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारा काम करता है न्यूरॉन्स में दिस वर्क्स अंडर द बेसल कंडीशंस। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 है, याद रखने वाली चीज़ है। एंड कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ वन वर्क्स इन द मसल एंड एडिपोज टिश्यू। मसल और एडिपोज टिश्यू में जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है तो वो इंसुलिन के ज़रिए, मतलब कि इंसुलिन इनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन 4। एंड द फिफ्थ वन बेसिकली फिफ्थ वन अनकॉमन है क्योंकि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं है, दिस इज़ बेसिकली फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर। और ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस में, स्पर्म्स में। एंड देन देयर इज़ एन अदर वन विच इज़ 7 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, SER में। तो ये हमारा है जो कि सोडियम एंड ATP इंडिपेंडेंट है। एंड देन कमिंग टूवर्ड्स सोडियम एंड ATP डिपेंडेंट प्रोसेस, वो कैसे होता है। सेकेंड वन इज़ द सोडियम एंड ATP डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ये वर्क करता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यूँ है, सबसे पहले तो ये होता किन किन जगहों पे है, मतलब कि हम किन किन जगहों से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने, रीनल ट्यूब्यूल्स, कोराइड प्लेक्सिस, एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन एंड अ पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसको समझने के लिए यूँ ज़रूरी है कि जो हमारा सोडियम है ना, सबसे पहले सोडियम ट्रांसपोर्ट होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो सेलुलर कंसंट्रेशन। तो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो गया डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम के पास होने की जो एनर्जी हुई, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज़ हुई, उसने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सेलुलर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई सेलुलर कंसंट्रेशन। जैसे कि ये किडनी के एपिथेलियल सेल्स में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है,
ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया हमारी किडनी में। अब ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यूरिन में तो नहीं हम भेज सकते, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन में ना ही ये पास आउट होता है एक्सेप्ट डायबिटिक पेशेंट्स। तो ग्लूकोज को दोबारा से एब्जॉर्ब बैक करना होता है, उसके लिए हमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है कि ये ग्लूकोज और सोडियम ट्रांसपोर्ट करता है इधर से ल्यूमिनल एपिथेलियल सरफेस से बेसल ल्यूमिनल सरफेस में। तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यूँ कि सोडियम बाइंड करता है, इधर दो होते हैं चैनल्स, यू कैन से एक ही चीज़ के लिए दो साइड्स हैं, एक ग्लूकोज पे एक सोडियम पे, एक पे सोडियम अटैच होगा और फिर बाद में एक पे ग्लूकोज जाएगा इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और जो सोडियम है वो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एंड देन देयर इज़ अ जनरल पाथवे डिस्क्राइबिंग द होल ग्लाइकोलिसिस पाथ। सो सबसे पहले तो एंजाइम्स, ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम्स हैं हमारे, जो रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं वो उन पे आते हैं हम। तो ये हैं हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, fructokinase 1 which converts the fructose 6-phosphate into fructose 1,6-biphosphate, and the pyruvate kinase which converts the phosphoenol pyruvate into pyruvate. Then pyruvate dehydrogenase which converts pyruvate into acetyl coenzyme A. These are the most important enzymes and the repeatedly asked questions about these enzymes are given in past papers. तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज यूँ है कि ये एंजाइम्स को हम याद यूँ कर सकते हैं कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोकाइनेज इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर द ग्लूकोज। तो मूविंग टूवर्ड्स द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज 6-phosphate में। ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे तो वो हेक्सोकाइनेज है, यहाँ पे तो वो ग्लूकोकाइनेज है। अब हेक्सोकाइनेज किन कंडीशंस में वर्क करेगा और ग्लूकोकाइनेज किन कंडीशंस में वर्क करेगा, इसके लिए ये है कि हेक्सोकाइनेज हैज़ द वेरी लो Km एज शोन देयर, इट हैज़ अ लो Km। व्हाट इज़ Km? द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज लो सबस्ट्रेट की जो होती है ना क्वांटिटी, उस पर भी एंजाइम को हाफ सैचुरेट कर देता है, और बल्कि जबकि ग्लूकोकाइनेज दिस वन हैज़ द हाई Km, इट मीन्स दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू हाफ सैचुरेट द एंजाइम। तो ग्लूकोकाइनेज तब वर्क करेगा जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा, having the high Km, and hexokinase works when we don't have a very large amount of the substrate, and this one has the low Km, this has the high Km. Same is the case for Vm, this has the high Km, low Vm, and this has the high Vm. Vm means the V maximum। हम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, हमारी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बट जबकि इधर हेक्सोकाइनेज में एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे आके ग्राफ हमारा मतलब कि स्लोप बन जाएगी। इट मीन्स दैट फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डजंट इंक्रीज द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एनीमोर। एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, ग्लूकोज 6-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6-phosphate। फ्रुक्टोज 6-phosphate ग्लूकोज 6-phosphate का आइसोमर है, तो इसके लिए एंजाइम यूज होगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज आइसोमरेज। तो ये शोन आइसोमरेज एंजाइम यूज होगा, एंड देन फ्रुक्टोज 6-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। इसके लिए एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। दिस इज द रेगुलेटरी एंजाइम एंड इट इज़ द इरिवर्सिबल स्टेप इन द ग्लाइकोलिसिस। अब इधर एक बात और जो मेन है वो ये है कि फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate जहाँ बन रहा है, उधर ही फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate भी बन जाएगा। Phosphofructokinase 2 enzyme converts the fructose 6-phosphate into the fructose 2,6-bisphosphate। अब fructose 2,6-bisphosphate का क्या काम है, ये fructose 2,6-bisphosphate में तब कन्वर्ट होता है fructose 2,6-bisphosphate जबकि
तब कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज टू 6-बिस्फॉस्फेट में, जबकि हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है ऑलरेडी एटीपी एंड सिट्रेट एज शोन। जब एटीपी और सिट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, ग्लाइकोलाइसिस करवाने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो फिर एटीपी और सिट्रेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेंगे। ये जब इनहिबिट हो जाएगा तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज टू 6-बिस्फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। And now fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase 1। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की रेगुलेशन में अगर हम पढ़ें तो ये होता है एटीपी सिट्रेट से इनहिबिट, और अगर एटीपी सिट्रेट हाई लेवल है तो ये इनहिबिट हो जाएगा, और अगर एएमपीएफ फ्रुक्टोज 2-बिस्फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एटीपी और सिट्रेट का मतलब है कि हमारा एनर्जी लेवल हाई है, सेल में ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, तो फर्दर इसको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि और एनर्जी इतनी नहीं चाहिए। और एएमपी फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट शोज दैट ग्लाइकोलाइसिस pathway must proceed forward to produce the more energy. And now moving toward the next step, fructose 1,6-bisphosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and the dihydroxyacetone phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate further proceeds, dihydroxyacetone further proceeds to form the fatty acid synthesis in the triacylglycerol synthesis or to form the glycerol, and glyceraldehyde 3-phosphate then moves to form the pyruvate, which is the required one. Okay, now coming towards this step, glyceraldehyde 3-phosphate G3P is converted into 1,3-bisphosphoglycerate। 1,3-bisphosphoglycerate इट मीन्स कि हम एक फॉस्फेट और ऐड कर रहे हैं, इधर 3 पे था, इधर 1,3 2 पे हो गया है, तो इसके लिए एंजाइम यूज़ हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, और इधर NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH में। ये बात याद रखने वाली है कि जहाँ भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो वहाँ पे NAD कन्वर्ट हो रहा होगा NADH में, या फिर तो हम इधर से याद रख सकते हैं कि NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंजाइम हमारा यूज़ होगा वो डीहाइड्रोजिनेज यूज़ होगा। 1,3-bisphosphoglycerate, this is the product formed now। 1,3-bisphosphoglycerate will convert into 3-phosphoglycerate by the enzyme 3-phosphoglycerate dehydrogenase, and this is the step where the ATP is consumed, ATP is not consumed, ATP is formed by conversion of ADP into ATP। ये वाला फॉस्फेट रिमूव हो गया और हमारे पास आ गया 3-phosphoglycerate, एंड देन अगेन 3-phosphoglycerate will move towards 2-phosphoglycerate। 2-phosphoglycerate will form the phosphoenol pyruvate, and the next time is again the regulatory step, phosphoenol pyruvate will convert it into pyruvate in the presence of enzyme pyruvate kinase, and here again one molecule of ATP is produced। And now the one very step which is to be considered while reading the glycolysis pathway is that 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate by the enzyme 3-phosphoglycerate dehydrogenase, but there is another shuttle pathway, another enzyme which converts the 1,3-bisphosphoglycerate into the 2,3-diphosphoglycerate in the presence of enzyme diphosphoglycerate mutase। ये जो 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट है इसमें कन्वर्ट तब होगा जब हमें आरबीसीज में चाहिए होगा। आरबीसीज में ये कन्वर्ट हो जाता है 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है आरबीसीज, अफिनिटी होती है आरबीसीज की, वो कम हो जाती है और आरबीसीज ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देते हैं और 2,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट के साथ बाइंड कर लेते हैं। ये है 3-phosphoglycerate mutase pathway। And the point which is to be considered or noted here are that 1 NADH is produced here in the conversion of glyceraldehyde into 1,3-bisphosphoglycerate, and then the 2 ATPs are formed. Now further moving towards pyruvate, the pyruvate will be converted into acetyl coenzyme A, and then NADH will be produced. And now pyruvate will be converted into acetyl coenzyme A, which will be entering in the tricarboxylic acid pathway, and here again 1 NADH is released in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase, and if anaerobic conditions exist there, then pyruvate will not be converted into acetyl coenzyme